बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अमेज़ॉन और ई कॉमर्स के बारे में कि अमेज़ॉन क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, अमेज़ॉन पे वर्क करने के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से इस पे मेथड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, फुलफिलमेंट चैनल क्या क्या होते हैं और अमेज़ॉन के अंदर हमारा काम क्या होता है, हंटिंग, सोर्सिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब इस वाले लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज़ जो कि अमेज़ॉन के अंदर यूज़ होती हैं। अमेज़ॉन के अंदर यूज़ होने से मुराद अमेज़ॉन को जब हम स्टडी करेंगे, जब हम अपने बिज़नेस की तरफ आएंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके सामने बोले जाएंगे। कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज़ होंगी, जैसे अमेज़ॉन के लिए समटाइम्स लोग लिख देते हैं AMZ। प्राइवेट लेबल के लिए वर्ड यूज़ होता है PL। आप लोगों ने, सब लोगों ने ये चीज़ें जो नॉर्मल हैं ये तो सुनी होंगी। आप लोगों ने VA का वर्ड सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को VA का फुल फॉर्म नहीं आइडिया होगा कि क्या होता है बेसिकली। अब मैं वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं और सबसे पहली स्लाइड ही हमारी AMZ अमेज़ॉन के बारे में है। AMZ का मतलब है अमेज़ॉन, जहाँ पे ये लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि ये अमेज़ॉन है। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट होता है VA। जहाँ भी लफ्ज़ बोला जाए कि मैं आपको VA के तौर पे हायर करने आया हूँ, ये VA के तौर पर सर्विसेज दे रहा हूँ, ये कुछ भी होता है तो ये वर्चुअल असिस्टेंट को बोलते हैं। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को नॉलेज होगा वर्चुअल असिस्टेंट का, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं आइडिया होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। असिस्टेंट बेसिकली बोलते हैं जो आपको किसी काम के अंदर आपकी हेल्प करता है, आपका जो मददगार होता है, साथी होता है। वर्चुअल कहते हैं उस बंदे को जो आपके पास फिजिकली मौजूद ना हो लेकिन आपको वर्चुअली असिस्ट करे, आपको इंटरनेट के ज़रिए दूसरी लोकेशन पे बैठ के आपका काम करे। वो आपका ना लोकेशन का बाउंड हो, ना आपकी फ़िज़िकल किसी भी तरह से आपका किसी तरह से बाउंड ना हो। वो आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर सकता है, फ़ोन कॉल्स मैनेज कर सकता है, आपका ट्रैवल अरेंज कर सकता है। अमेज़ॉन का जो VA है इसका काम होता है आपका स्टोर मैनेज करना, प्रोडक्ट हंट करना, आपके लिए सोर्स करना, इनको ऑर्डर प्लेसमेंट, ये वो सारे काम जो हैं आपका वर्चुअल असिस्टेंट कर देता है। ठीक है जी, ये हो जाता है बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट। अगला हमारे पास जो शॉर्ट टर्म यूज़ होती है ये होती है PL, प्राइवेट लेबल। ठीक है, प्राइवेट लेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये इसके अंदर जो है हाई सेल्स वाला आपने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है और इस तरह आपने इसको अपनी लेबलिंग करके अपना ऑर्डर प्लेस करके, मैंने सारा चीज़ आपको मतलब अमेज़ॉन के हवाले से इसके अंदर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बताया मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है। बेसिकली प्राइवेट लेबल को अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाए तो वो अपना खुद का ब्रांड बनाना होता है अमेज़ॉन पे। इसी तरह से जो है वो होलसेल है, मीडियम रिस्क हाई रिवॉर्ड मॉडल है अमेज़ॉन का। इसके ऊपर हाई प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है जिसकी सेल्स अच्छी हो, उसको अपने मैन्युफैक्चरर या ब्रांड से आपने परचेज़ करना है, ठीक है, और उसको रीसेल करना है। ये होता है होलसेल। इसकी शॉर्ट फॉर्म WS यूज़ होती है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है DS। बेसिकली DS ड्रॉप शिपिंग की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी। उसके बाद अमेज़ॉन FBA है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था। FBA की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन इसके अंदर अभी आप जो है FBA की टर्म समझ लेंगे। जहाँ पे भी FBA यूज़ होगा उसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। आफ्टर दैट हमारे पास है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBA। ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप लोगों को अगेन बता देता हूँ। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ये अमेज़ॉन का एक फुलफिलमेंट का चैनल है जो आपको अलाउ करता है कि आप या तो अपने खुद आप फुलफिलमेंट कर लें अपने प्रोडक्ट्स की, या फिर अमेज़ॉन को इस्तेमाल कर लें। आफ्टर दैट हमारे सामने है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, रिटर्न ऑन, जहाँ पे आपको वर्ड ROI लफ्ज़ लिखा हुआ मिले आप उसको देखें, पढ़ें। उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको आउटपुट जो मिला वो आपको रिटर्न क्या मिला इस पर। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास जो है वो टर्म यूज़ होती है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये जब आप US के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसको बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है जी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सिंगल पर्सन अगर अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाता है USA के अंदर बिजनेस करने के लिए, उसको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बोला जाता है। आफ्टर दैट LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आप दो या दो से ज़्यादा लोग जब अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसको बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, ये आपको यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब अगली हम टर्म्स की तरफ चलते हैं तो ये आ जाती हैं LTD, लिमिटेड कंपनी। आफ्टर दैट VAT, वैल्यू एडिड टैक्स। स्क्रीन आपके सामने पॉज करके इन सब चीज़ों को बेशक नोट डाउन करते जाएं, साथ साथ ये अगेन देख लें, आपकी अपनी चॉइस है। आप इन सब चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद है SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये आपको जब आप बिज़नेस की तरफ आएंगे तो आपको इन चीज़ों का सारा आइडिया होगा कि डॉक्यूमेंट्स ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसी के लिए आपको मैं SSN के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। SSN जो US के सिटीजन्स होते हैं इनको एक परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलता है, 9 डिजिट्स का नंबर होता है। और ये जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है CNIC, कंट्रीज नेशनल ID कार्ड नंबर, ये इस तरह का होता है जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं उनको मिलता है।
इसी तरह आपके सामने अगला जो नंबर जो शॉर्ट फॉर्म है ये ITIN है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद हमारे पास जो है अगली टर्म जो यूज़ होती है वो होती है UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बेसिकली क्या होता है, ये आपका जब एक आप प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाते हैं, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और वो रजिस्टर्ड होता है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। उसको जो उसकी पहचान के लिए नंबर मिलता है। ये सेम इसी तरह से होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर उसका नाम इंटर करवाया जाता है, तो उसको जो नंबर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर उसको CNIC कहते हैं, अमेरिका के अंदर उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। तो प्रोडक्ट्स के लिए ये होता है UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगली टर्म हमारे पास यूज़ होती है ASIN, अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको ASIN भी बोलते हैं, ASIN भी बोलते हैं। तो ये टर्म जो है अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमारे पास होती है। तो इसको बोला जाता है, ये होती है आपकी प्रोडक्ट की अमेजॉन पे पहचान के लिए जो नंबर मिलता है वो होता है ASIN। अब ASIN और UPC में क्या डिफरेंस होता है? UPC की एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जैसे एक बच्चे का CNIC नंबर होता है, एक बंदे का CNIC नंबर होता है, वो पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान उसकी सारी डिटेल उसमें होती है, किसका नाम क्या है, इसका बाप का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका क्या क्या सारा रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। ठीक है। इसी तरह UPC जो होता है इसमें प्रोडक्ट की वो आ जाती है, ओरिजिन क्या है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल होती है। और ASIN की पहचान इस एग्जांपल इस तरह ले लें कि ये आपका एक तरह से स्पेसिफिक रोल नंबर होता है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको रोल नंबर मिलते हैं ना, तो इंटरमीडिएट का अलग होगा, आपका मैट्रिक का अलग होगा। तो इस तरह से ये आपका रोल नंबर का काम करता है आपकी अमेजॉन की वेबसाइट पे। मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है जो आपका सिर्फ उसी बोर्ड के लिए वैलिड होता है। तो अमेजॉन का जो ये नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सिर्फ अमेजॉन के लिए ही वैलिड होता है, ये और किसी वेबसाइट के लिए नहीं है। UPC आप जाके वॉलमार्ट पे या इट्से पे भी लगाएंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट का रिजल्ट आ सकता है। ASIN सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन पे लगेगा। तो जैसे 9th का जो आपका या 10th का आपका जो रोल नंबर होगा वो आपके उसी 9-10th की वेबसाइट पे रिजल्ट पे लगेगा, अब बाकी वेबसाइट्स पे नहीं वर्क करता। तो इसी तरह से अमेजॉन का जो ये ASIN होता है ये अमेजॉन के लिए होता है। उसके बाद आ जाता है EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये यूरोप के अंदर जो उन्होंने अपनी पहचान के लिए ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। यूरोपियन आर्टिकल नंबर आपका यूरोप के अंदर जो आपके प्रोडक्ट को नंबर मिलता है तो 8 या 3 डिजिट्स का होता है। ठीक है, वो आपको 8 या 13। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके बिजनेस की पहचान के लिए जो उसको आपका IRS की तरफ से असाइन होता है नंबर, वो होता है। जैसे आपकी पर्सनल पहचान के लिए SSN ये CNIC होता है, अब प्रोडक्ट की पहचान के लिए UPC होता है। तो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके बिजनेस की पहचान के लिए होता है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक ये होता है कि आपके प्रोडक्ट को जो अमेजॉन के ऊपर आप जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको फाइनलाइज करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम अपने स्टोर के लिए फाइनल करें, कौन सा प्रोडक्ट हमारे स्टोर के लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अब नॉर्मली अगर फिजिकल बिजनेस करते हैं तो आप अपने ट्रेंड्स को, अपनी मार्केट को सारा फिजिकली जाके देख सकते हैं। अमेजॉन पे 600 मिलियन लिस्टिंग है तकरीबन। ठीक है, तो उनमें से आपको कैसे पता चलेगा 600 मिलियन प्रोडक्ट्स में से आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल करने के लिए फाइनल करना है? तो उसके लिए सबसे बेहतर ये ऑप्शन होता है कि अमेजॉन आपको खुद कैटेगरीज डिवाइड कर देता है। प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद अमेजॉन आपके प्रोडक्ट्स को आपको हर प्रोडक्ट को सेल्स रैंक असाइन कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स। जितनी उस प्रोडक्ट की सेल्स होती हैं उस हिसाब से उसको रैंक मिल जाता है कि ये रैंक, ये रैंक, ये रैंक। ठीक है, तो आपने देखना है कि जिस प्रोडक्ट का जितना अच्छा सेल्स रैंक होगा, इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी, आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है। तो इसमें ऐसा है कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्लास के अंदर अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं तो उनमें जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसका रैंक उतना अच्छा होगा। फर्स्ट रैंक वाले की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, सेकंड रैंक वाले की उससे कम, थर्ड वाले की उससे कम, 100 वाले की सबसे कम होती है। इसी तरह से जितना ज़्यादा हाई BSR होगा, 100 वाले की सेल्स कम होगी, 1 वाले की सेल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 50,000 सेल्स रैंक वाला एक आइटम हो तो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा कम होंगी इन कंपटीशन ऑफ इन फ्रंट ऑफ 5,000 जो इसका BSR होगा। 5,000 BSR वाला प्रोडक्ट हमारे लिए आइडियल प्रोडक्ट होगा 50,000 वाले के मुकाबले में। अगला हमारे पास जो टर्म यूज़ होती है वो होती है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको SKU भी बोलते हैं। ये आपका इन्वेंट्री और स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली रिटेलर्स और लोग यूज़ करते हैं। अपने इन्होंने लेबल्स वगैरह लगाए होते हैं और ये SKUs पुट किए होते हैं। उसके बाद FNFKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, ये आपका अमेजॉन यूज़ करता है। SKUs जो अमेजॉन आपको सेलर सेंट्रल में से जनरेट होते हैं, ये बाद में आपको जब ये जनरेट करेंगे तब आपको बता देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। सप्लायर या ब्रांड की तरफ से एक क्वांटिटी सेट होती है कि आप कम से कम हमसे इतने यूनिट परचेज कर सकते हैं, इससे कम हम आपको सेल नहीं करेंगे। ये होता है MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है जी।
मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कम से कम आप हमसे 10 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट परचेज़ कर सकते हैं, हम इससे कम सेल नहीं करते। उसके बाद है MOV, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होता है कि कम से कम आप हमसे $5000 का सामान ले सकते हैं, या कम से कम आप $20000 का सामान ले सकते हैं। तो ये MOQ और MOV होता है सप्लायर्स और ब्रांड्स की तरफ से, उनकी हर बंदे की, हर उसकी कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास MSRP, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ये आपको सजेस्ट करता है कि आप इस रिटेल प्राइस पे इसको सेल कर सकते हैं, ये आपने इसका प्राइस टैग रखना है, इस पर आपको प्रॉफिट आएगा। वो एक सजेशन होती है, ये ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मैप जो होता है मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस पे और मैक्सिमम एडवर्टाइज प्राइस पे होता है। इसमें इसका मुराद ये होता है कि ब्रांड आपको बोलता है कि आप मेरे प्रोडक्ट सेल तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप इस प्राइस पे जा सकते हैं, इससे ऊपर आपने नहीं सेल करना। मतलब समटाइम लोग जो उसका स्टॉक जो है वो रख लेते हैं, उसको ब्लैक में सेल करते हैं, ये भी इलीगल होता है, ब्रांड की तरफ से अलाउ नहीं होता। और ना ही आप इसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, जिससे ब्रांड का नेम जो है वो ख़राब हो गया, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती हैं ये वो, ठीक है। पेप्सी की अगर उनकी सेलिंग प्राइस 140 मार्केट में आया तो हर बंदे को 140 पे सेल करनी पड़ेगी, वो इससे ना कम कर सकता है ना इससे बहुत ज़्यादा हाई सेल कर सकता है। उसके बाद टर्म यूज़ होती है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस जो ये टर्म यूज़ होती है, ये बिजनेस टू बिजनेस डील के लिए होती है। जैसे आपने अमेज़ॉन पे सेल करना है तो आप एज अ बिजनेस ओनर है, आप जब परचेज करेंगे तो आप जो आपको सेल कर रहा है वो भी बिजनेस वाला है, ठीक है। तो ये डील क्या हुई, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन आगे जब आपसे कस्टमर परचेज करेगा तो ये आप बिजनेस हैं और नेक्स्ट आपसे परचेज करने वाला एंड यूज़र है, कस्टमर है। तो ये जो डील होगी, ये जो ट्रांजैक्शन होगी, ये होगी बिजनेस टू कस्टमर डील। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, इसमें शायद कोई रह भी गई हो तो वो आपको इंशाल्लाह आगे जब आएगी तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी इन आप लोगों ने उम्मीद है इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ भी लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं, एक्रोनियम्स का भी और सारी चीज़ों का। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।